Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज हम लोग कॉमर्स का चैप्टर नंबर 9 का वन शॉट आपके लिए लेकर आ रहे हैं. इसके पहले हमने सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रखे हैं. अकाउंटेंसी की लाइव क्लास चल रही है, स्टैटिस्टिक्स की लाइव क्लास चल रही है. आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में किस दिन कौन सा एग्जाम हो रहा है, कितना सिलेबस आ रहा है, हमें ज़रूर बताइए. एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये सारे नोट्स आप हमारे एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन का, जाकर डाउनलोड कर लो. उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से पूरे नोट्स आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हो. और मैं आपको साथ साथ एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे साथ लाइव प्रिपेयर करना है तो टाइटन्स इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर यू, जिसके अंदर आप जाकर एनरोल कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा. अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें 8112601234. तो चलो भाई, बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर. बहुत सारे टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में नहीं है, वो मैं क्लियरली मार्क करके आपको बता दूंगा. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मेरी जान, ये प्रमोशन क्या होता है. प्रमोशन किस चिड़िया का नाम है भाई? प्रमोशन का मतलब क्या है? वो सारी एक्टिविटीज जो बिजनेस को चलाने में मदद करने वाली हैं वो प्रमोशन के अंदर की कैटेगरी में आएंगी. जैसे मैंने यहां लिखा भी है, द टर्म प्रमोशन रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज बाय व्हिच अ बिजनेस एंटरप्राइज इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस. इट इज अ टर्म ऑफ बिजनेस एंड नॉट फॉर लॉ. अब मान लेते हैं एक ये है, इसका नाम है कबीर. नाम तो सुना ही होगा तुमने. इसका नाम है कबीर, और कबीर ने सोचा है कि मैं एक मर्दों वाला साबुन बनाऊंगा. मर्दों वाली क्रीम आती है ना, आजकल एडवर्टीजमेंट करने के लिए अच्छा है. इसकी क्रीम, इसका एक सोप है, इसका नाम क्या है? खानदानी सोप. इसके सोप का नाम है खानदानी सोप. अब ये अपने सोप को मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है, तो इसके लिए जितने भी वो एफर्ट्स लेगा वो कहलाता है प्रमोशन. आपके बिजनेस की एग्जिस्टेंस को रियलिटी में लेकर आना प्रमोशन कहलाता है. क्या बात समझ में आ रही है आपको? अब आते हैं स्टेजेस ऑफ प्रमोशन. कई सारे स्टेजेस होती हैं प्रमोशन के अंदर. पहला क्या है? डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया. जैसे अभी कबीर ने सोचा कि मैं एक सोप लेकर आऊंगा, उस सोप का नाम क्या है? खानदानी सोप. तो उसने एक आइडिया सोचा कि मेरे को क्या काम करना है. तो आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस में कम फ्रॉम एन अनसेटिस्फाइड डिमांड, an unexploited resource, an inferior product, or from a new invention awaiting commercial exploitation. मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपके दिमाग में कोई एक आइडिया होना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो. तो पहला पॉइंट क्या है? डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया. अगला क्या है? वंस योर आइडिया इज डन, आप क्या करोगे? डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन उस आइडिया के ऊपर करने जाओगे कि यार हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, हमें अगर अपना खानदानी सोप लॉन्च करना है तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, कौन उसका अल्टीमेट कंज्यूमर होगा. तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन अगला स्टेप निकल कर आता है. आई होप तुम्हें ये पॉइंट भी समझ में आया होगा. बच्चा, अब 2 स्टेप के बाद अगला स्टेप होता है असेंबलिंग. असेंबलिंग का मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि आपके बिजनेस का आइडिया क्या होने जा रहा है. डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी आपने पता लगा लिया है. अब आप किसी प्रमोटर को ढूंढेंगे जो आपके इस बिजनेस आइडिया को प्रैक्टिकल में, मतलब इन रियलिटी में एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है. इस स्टेप को बोलते हैं असेंबलिंग. अब इसके अगले स्टेप पर आते हैं बच्चा, वो है हमारा फाइनेंसिंग ऑफ प्रिपोजिशन. इसका मतलब क्या है? एट दिस स्टेज फाइनेंशियल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ टाइम एंड मेथड ऑफ कैपिटल इशू एटसेट्रा. कहने का मतलब क्या है कि हम जितना भी पैसा लगा रहे हैं वो कहां से आएगा, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करना है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है. दूसरी बात, हम जितना भी पैसा लगा रहे हैं कितने साल में मुझे ये पैसा वापस से रिकवर होकर मिल पा रहा होगा. इस चीज़ को बोलते हैं फाइनेंसिंग ऑफ प्रिपोजिशन. तो ये 4 स्टेजेस थे हमारे बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए. इसको हम लोग बोलते हैं स्टेजेस इन प्रमोशन. हम अगले टॉपिक पर बढ़ने जा रहे हैं और अब बात करते हैं बेटा जी, ये प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर कौन है?
प्रमोटर इज एन एंटरप्रेन्योर हु गिव्स बर्थ टू अ बिजनेस कंसर्न। जैसे लेट्स से मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया, ऑब्सेशन को, ठीक है ना, तो मैं इस पर्टिकुलर कंपनी का प्रमोटर हूं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अ प्रमोटर मे बी एन इंडिविजुअल, अ फर्म और अ कंपनी। प्रमोटर कोई भी हो सकता है, कोई दूसरी कंपनी हो सकती है, कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था ना कबीर भैया का। कबीर भैया ने एक बढ़िया सोप निकाला है जिसका नाम क्या था सोप का, अरे मैं खुद ही भूल गया यार, वो कौन सा सोप निकाला था, खानदानी सोप। तो कबीर भैया खानदानी सोप के प्रमोटर कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स पर आ रहे हैं, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। पहला क्या है, प्रोफेशनल प्रमोटर्स। प्रोफेशनल प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है मेरी जान, आओ समझते हैं। दीज प्रमोटर्स आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, मतलब कोई बंदा नहीं है, ये एजेंसी है। एंड प्रमोशन इज देयर होल टाइम ऑक्यूपेशन, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ ऐसी कंपनी है जिनका बेसिक काम ही प्रमोशन करने का है। प्रमोशन मतलब किसी के दूसरे के बिजनेस को स्टैब्लिश करने का काम है। एज अ स्पेशलिस्ट इन फॉर्मिंग न्यू बिजनेस वेंचर्स, दे प्रमोट बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड हैंड ओवर द मैनेजमेंट ऑफ सच एंटरप्राइज टू देयर ओनर्स और शेयर होल्डर्स। मतलब कुछ स्पेशलाइज्ड लोग हैं जिनका फुल टाइम जॉब क्या है, दूसरे के बिजनेस को स्टैब्लिश करना। वंस द बिजनेस इज स्टैब्लिश, और तो वो बिजनेस उसके ओरिजिनल ओनर्स के पास वो ट्रांसफर कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोफेशनल प्रमोटर्स। क्या बात समझ में आ रही है। अगला है एक्सीडेंटल प्रमोटर्स। दे ओन एंड मैनेज द एंटरप्राइज प्रमोटेड बाय देम। आज की डेट में मैक्सिमम जो प्रमोटर्स हैं हमारे भारत देश के अंदर ना, वो सारे के सारे एक्सीडेंटल प्रमोटर्स ही हैं। जैसे कि मैं अपने बिजनेस का अगर प्रमोटर हूं तो मैं अपने बिजनेस का एक्सीडेंटल प्रमोटर हूं, बिकॉज मेरा काम बिजनेस का प्रमोशन नहीं है। मेरा काम क्या है, बिजनेस को डेवलप करना, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने बिजनेस का प्रमोटर बन गया। बात समझ में आ रही है। इंडिया मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज आर प्रमोटेड बाय सच प्रमोटर्स। हर इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो ओनर्स हैं वो खुद ही एक्सीडेंटल प्रमोटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगला है फाइनेंशियल प्रमोटर्स। इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोटर्स फ्लोट न्यू एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस इन द सिक्योरिटीज मार्केट। They are interested mainly in making gains from favorable investment climate rather than in the कमर्शियल सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज। ये क्या कहना चाहता है, फाइनेंशियल प्रमोटर्स वो होते हैं जो किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने में हेल्प करते हैं। किसी कंपनी के अच्छे दिन चल रहे होंगे, जैसे मोदी जी के हिसाब से हम लोग के भी अच्छे दिन ही हैं, जीएसटी रिफॉर्म सेकंड 2.0 आ गया, काफी अच्छी बात है। तो क्या हुआ कि फाइनेंशियल प्रमोटर्स क्या हुआ, किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने में हेल्प करेंगे। उनका मेन एजेंडा ये होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी के अच्छे समय से पैसा कमाना है। उनके दिल में बिजनेस के लिए कोई अच्छी भावना नहीं है, ये बिजनेस अच्छा करेगा नहीं करेगा, मैं इसकी हेल्प कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होता है उनका। उनका इंटेंशन ये है कि कोई बिजनेस अच्छा कर रहा है उसको शेयर मार्केट में लिस्ट करो और मुनाफा कमाओ, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल प्रमोटर्स। अगला है टेक्निकल प्रमोटर्स। टेक्निकल प्रमोटर्स कौन होते हैं बेटा जी, दीज प्रमोटर्स प्रमोट न्यू एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन टेक्निकल फील्ड्स। कुछ लोग ना टेक्निकली बड़े साउंड होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की टेक्निकली प्रमोट करने में। लेट्स से मेरे को एक फैक्ट्री खोलनी है, मान लो मुझे ये मोबाइल की फैक्ट्री खोलनी है, तो अभी मैं तो कॉमर्स का बंदा हूं, मैं इस कंपनी का प्रमोटर हूं, लेकिन मेरे को टेक्निकल नो हाउ नहीं पता है, तो मैं किसी टेक्निकल प्रमोटर को हायर करूंगा और उससे बोलूंगा कि मुझे टेक्निकली काम सिखाओ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें। अगला है स्पेशलाइज्ड प्रमोटर। ये कौन होता है बेटा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग IDBI बोलते हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सेवरल अदर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड टेक्निकल, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द प्रमोशन ऑफ न्यू एंटरप्राइज। पता है भारत सरकार ने बड़े स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, जिसका नाम है SIDBI, IDBI। ये करते क्या है, ये नए बिजनेस एंटरप्राइज को हेल्प करते हैं, मैनेजरियल हेल्प, टेक्निकल हेल्प और फाइनेंशियल हेल्प, ताकि उनका बिजनेस अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। इसीलिए इनको स्पेशलाइज्ड प्रमोटर्स की कैटेगरी में डाला गया है। सब बच्चों को यहां तक बात समझ में आ रही है ना, चले बढ़े आगे। यार अगला प्रमोटर जो है हमारे बीच, उसका नाम है गवर्नमेंट। क्या सर, गवर्नमेंट भी प्रमोटर होता है? हाँ जी, गवर्नमेंट भी प्रमोटर होता है। आइए जानते हैं कैसे। सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इमर्ज एज एंटरप्राइज इन डाइवर्स फील्ड। यार हमारी सरकार भी तो बिजनेस कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, स्टील प्लांट्स है, IOCL है, BPCL है, सब सरकार का ही तो है,
ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम फॉरेन ट्रेड टू मशीन, अ बिग प्रमोटर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स. इट हैज प्रमोटेड सेवरल टूल्स एंड हेवी इलेक्ट्रिकल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑल्सो एक्ट एज अ प्रमोटर. मतलब सरकार भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रही है, तो गवर्नमेंट भी एक तरह का प्रमोटर होती है. समझ में आ रही है बात. अब आते हैं रोल ऑफ प्रमोटर्स के ऊपर. ये भी आपका क्वेश्चन 5 या 6 नंबर का पेपर में पूछा जा सकता है. इसीलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं ना कि यार ये जितने भी नोट्स हैं डाउनलोड कर लेना, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन योर अपकमिंग हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस. ठीक है ना. अब रोल ऑफ प्रमोटर्स क्या है, आओ जरा देखो. पहला, कंसीविंग एन आइडिया ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. मतलब एक आइडिया को फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट करना प्रमोटर का काम है. मेकिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस टू जज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. पहले से इन्वेस्टिगेशन करना, पहले से थॉरो पता लगाना कि ये बिजनेस चलेगा भी कि नहीं चलेगा. तीसरा, कंडक्टिंग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन टू इंश्योर दैट प्रपोजल इज प्रैक्टिकल. वेरीफाई करना कि जो आप बिजनेस आइडिया सोच भी रहे हो वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है. फिर अगला, ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस पर्संस हु एग्री टू एसोसिएट इन द बिजनेस एंड शेयर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन कुछ लोगों को ढूंढना जो आपके जैसे ही हैं और वो भी बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हैं, तो कलेक्टिवली आप एक बिजनेस स्टैब्लिश कर पाओगे. फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रिपेयरिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड गेट द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड. आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस का, अब मैं तुमको इतना डिटेल में इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरी वाइफ खुद कंपनी सेक्रेटरी है और उसका काम ही कंपनी बनाना और कंपनी बंद करना है. ठीक है ना. तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे. फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर अपनी बिजनेस को रजिस्टर कराना पड़ेगा. नेक्स्ट क्या है, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू परचेज ऑफ वेरियस असेट्स, एक्वायरिंग राइट्स एंड हायरिंग एम्प्लॉइज. भैया असेट्स कैसे खरीदोगे, एम्प्लॉइज कैसे हायर करोगे, वो स्टेप शुरू हो जाएगा. रेजिंग द नेसेसरी कैपिटल एंड अदर फंड्स, पैसे कहां से आएंगे उसका पता लगाएंगे. फिर लॉन्चिंग द एंटरप्राइज एज अ गोइंग कंसर्न. एज अ गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, हमने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया और अब हम ये अज्यूम करते हैं कि ये हमारा बिजनेस फॉर एवर चलता चला जाएगा. सब बच्चों को बात समझ में आ रही है. अब लीगल स्टेटस ऑफ प्रमोटर इज नॉट इन सिलेबस. अब सर ये मेरा फेवरेट टॉपिक है सर. जो सिलेबस में नहीं होता है ना वो मेरा एकदम फेवरेट टॉपिक होता है. हाँ भैया ये सिलेबस में नहीं है तो बढ़िया आप आगे बढ़ सकते हो. अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ और बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम पढ़ने जा रहे हैं, विच इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. कई बार आप मेरा वीडियो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप लोगों के साइड में क्यों देख रहे हैं, साइड में एग्जैक्टली स्क्रीन लगी हुई है तो हम देखते रहते हैं भाई ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बच्चों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा भाई, तो वो भी देखते चलते हैं. तो चलो भाई शुरू करते हैं. इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. सबसे पहला स्टेप इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी में होता है नेम अप्रूवल. सबसे पहले क्या है, आपको एक नाम सोचना पड़ेगा और नाम का पता लगाना पड़ेगा कि ये किसी और का नाम तो नहीं है. जैसे मैं मान लो मैं एक रोड साइड में अपना मस्त पिज़्ज़ा की दुकान खोलना चाहता हूं और मैं क्या अपने पिज़्ज़ा की दुकान का नाम डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट या रोमिनोज रख सकता हूं? आंसर है नहीं भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से किसी बिजनेस एंटरप्राइज के नाम हैं, तो इसलिए हम इसका नाम नहीं रख सकते. तो सबसे पहले क्या होता है, अप्रूवल ऑफ नेम. बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इट इज असेंशियल टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज. अगर नाम अप्रूव हो जाएगा तभी आप आगे की फॉर्मेलिटी कर सकते हो. अगली स्टेप क्या होते हैं, फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, पहला लगेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या चीजें होती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों को ही हम आगे डिटेल में बात करने जा रहे हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पर्पस ऑफ द बिजनेस होता है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से मेंबर्स हैं उनके बारे में जिक्र किया हुआ है. लेकिन इन दोनों ही टॉपिक को आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले, तो टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है. तीसरा होता है द पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्संस मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स एज डायरेक्टर. से कौन डायरेक्टर होगा कौन नहीं होगा इसके बारे में डिसाइड करेंगे. देन होगा पेमेंट ऑफ फीस. पहला नेम अप्रूवल, फिर फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तीसरा होता है पेमेंट ऑफ फीस. जैसे ही आपके ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए, तैयार हो गए, आप रजिस्टर ऑफ द कंपनीज के पास पैसा पे कर सकते हैं. फिर फाइनली रजिस्ट्रेशन का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भैया आपकी कंपनी जिस नाम पर आपने सोची थी उस नाम पर रजिस्टर्ड हो गई है. बल्ले बल्ले और शावा शावा, इतनी बातें तो हो गई. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं. जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ये बताता है कि आपके बिजनेस में या आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, स्टार्ट हो गई है. आफ्टर द रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ
certificate of the company. This certificate is called certificate of incorporation. It is dated and signed by the registrar. The company becomes a distinct legal entity with perpetual succession and common seal from the date mentioned in this certificate. जिस दिन भी आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस दिन से आपकी कंपनी स्थापित हो चुकी है, उसकी अलग आइडेंटिटी है, परपीचुअल सक्सेशन है कि अगर ओनर मर भी जाएंगे तो वो बिजनेस कंटिन्यू होता चलेगा. दिस इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अब बात सुनना, अगली बात है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है. एक प्राइवेट कंपनी ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ना सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जब तक नहीं मिलता है तब तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गया है? प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद ही स्टार्ट कर सकती है बिजनेस, पब्लिक कंपनी को एक और सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. उसी के बारे में मैंने यहां पर जिक्र किया है. अब आओ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. वो टॉपिक क्या है? डॉक्यूमेंट्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. देखो यूज की स्पेलिंग क्या होगी, कैनवा वाले पागल हो गए. यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? सबसे पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तीसरा प्रोस्पेक्टस लगता है. प्रोस्पेक्टस स्कूल में जाते थे तुमको प्रोस्पेक्टस मिलता था ना, सिमिलर वही होता है, लेकिन इसका रियलिटी क्या होती है अभी आगे पढ़ने वाले हैं. और अगर प्रोस्पेक्टस नहीं होगा तो एक डॉक्यूमेंट लगेगा, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. ये 4 डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है. जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि अभी मैं एमओए और एओए को डिटेल में पढ़ाने वाला हूं. तो पहला ऑप्शन आता है कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है मेरी जान. आओ जरा देखा जाए. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज अ चार्टर and defines the limitation of the powers of company. It contains the fundamental conditions up to which alone the company is allowed to be incorporated. मतलब यहां पर किसकी कितनी पावर है, किसकी कितनी लिमिटेशन है, उसके बारे में जिक्र किया हुआ है. आओ आगे देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या सिग्निफिकेंस है. ठीक है ना. पहला पॉइंट पढ़ते हैं. इट इज अ बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कंपनी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कोई भी कंपनी रजिस्टर हो ही नहीं सकती विदाउट एमओए. जहां पर मैं एमओए बोलूंगा तुम समझ जाओगे ना क्या है वो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है. इट डिटरमाइंस द लिमिट्स ऑफ कंपनीज एक्टिविटीज. कंपनी कौन कौन सा काम कर सकती है. जैसे कि मैंने अगर एमओए में लिखा है कि मैं मोबाइल बनाने का काम करूंगा, तो क्या मैं टीवी बनाने लग जाऊंगा, उसके अंदर रेफ्रिजरेटर बनाने लग जाऊंगा? ऐसा नहीं है. हद लिमिट होती है, मेंशन होती है. एनी एक्टिविटी डन आउटसाइड द स्कोप ऑफ एमओए विल बी अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड, मतलब इलीगल हो गया. इवन द होल बॉडी ऑफ मेंबर्स कैन नॉट मेक इट वैलिड एंड बाइंडिंग फॉर द कंपनी. दिस इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. पेपर में आया ही जाएगा. मान लो आपने कंपनी किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्टैब्लिश की है कि मैं मोबाइल फोन बनाने वाला हूं, और अगर आपने उस कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया लेट्स से टेलीविजन, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, बिकॉज आपने यहां पर रूल ब्रेक कर दिया है. It informs the investors of the purpose of which their money will be utilized for the company. MOA बताता है कि किस पर्पस के लिए इन्वेस्टर्स का पैसा इस्तेमाल होने जा रहा है. मैंने कंपनी स्टार्ट की है कि मैं मोबाइल फोन बनाऊंगा, तो मैं इन्वेस्टर्स का पैसा मोबाइल फोन से ही रिलेटेड संबंधित एक्टिविटीज के ऊपर खर्च करने वाला हूं. ठीक है ना. MOA समझ में आ रहा क्या होता है. इट मेक्स नोन टू द शेयर होल्डर्स द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी. हर एक शेयर होल्डर की कितनी लाइबिलिटी है उसके बारे में एमओए में लिखा होगा. इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. पर्पस क्या है, किस लिए एस्टैब्लिश की जा रही कंपनी, वो लिखा होगा एमओए में. इट इनेबल्स आउटसाइडर्स टू नो वेदर द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू एंटर इनटू अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और नॉट. मतलब बाकी लोगों को भी आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी कि आप एक लीगल है, एक वैलिड कंपनी है. इट इंडिकेट्स द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पीपल हु हैव प्रमोटेड टू द कंपनी. इस कंपनी में कौन कौन लोग हैं, उनके क्या क्या एड्रेसेस हैं, उसका भी मेंशन होगा. चलें, बात समझ में आई. अब आते हैं कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम के अंदर. काफी डिटेल में टॉपिक होने जा रहा है. सबसे पहला है नेम क्लॉज. नेम क्लॉज क्या होता है, आओ जरा देखा जाए. द प्रपोज नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और सिमिलर टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी. जैसे डोमिनोज पिज्जा बेचता है, मैं न्यू डोमिनोज करके नाम नहीं रख सकता बिकॉज ये नाम दूसरी कंपनी के नाम पे सिमिलर है. तो नेम क्लॉज में पहली कंडीशन समझ में आ रही है, किसी से मिलता जुलता नाम आप अपनी कंपनी का नहीं रख सकते. द प्रपोज नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन और लिंक विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी एज इट इज अनडिजायरेबल एंड मे मिसलीड द पब्लिक. अब मैं ये नहीं बोल सकता, लेट्स से मैं कंपनी स्टार्ट करना चाहूं और मैं बोलूं नरेंद्र मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
और ये बनाएगी नहीं, नरेंद्र मोदी पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जो बनाएगी मोबाइल फोन, क्योंकि ये गवर्नमेंट की किसी एक संस्था को, किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसा नाम नहीं रखना है जो मिसलीडिंग हो। अगली बात, द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शुड एंड विद द वर्ड लिमिटेड। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसका सफिक्स होगा लिमिटेड एलटीडी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका सफिक्स होगा पीवीटी एलटीडी। बात समझ में आ रही है? ये सफिक्स लगाना ही पड़ेगा। द प्रपोज नेम शुड नॉट बी ऑब्जेक्शनेबल, किसी कोई भी नाम ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए। एंड द प्रोविजंस ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन इम्प्रॉपर यूज, मतलब सरकार की किसी भी संस्था का ऐसा तुमको नाम नहीं रख देना है कि लेट्स से तुमने आपने कोई अपना प्रोडक्ट बनाया और उसका नाम ऐसा रख दिया जो ऑब्जेक्शनेबल है, किसी विचारधारा के अगेंस्ट है, किसी रिलीजन के अगेंस्ट है, किसी सोसाइटी नॉर्म्स के अगेंस्ट है, तो ऐसा नाम आपको नहीं रखना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे दूसरा आता है सिचुएशन क्लॉज, जिसको हम लोग डोमिसाइल भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा? दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में होगा, इसके बारे में जिक्र होता है सिचुएशन क्लॉज के अंदर। दिस इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द डोमिसाइल ऑफ द कंपनी, दैट इज द प्लेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड द लीगल ज्यूरिसडिक्शन। अगर लेट्स से कोई कंपनी यूपी के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, लखनऊ के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, तो उसका लीगल जो प्लेस है वो यूपी ही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस ऑफ द कंपनी। द ऑब्जेक्ट क्लॉज मस्ट बी डिवाइडेड इनटू द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड द इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट्स। लेट्स से मैंने बोला मैं एक कंपनी खोलूंगा जिसमें मैं बनाऊंगा शूज। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तारीफ मत करो, मेरी ड्राइंग और भी अच्छी है, लेकिन शूज मैंने अपने ऑब्जेक्ट में डाल दिया कि मैं शूज का मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। शूज के साथ साथ और भी इंडस्ट्री इसी से रिलेटेड है, जैसे सोल बनाने के लिए, लेसेस बनाने के लिए, सॉक्स बनाने के लिए, इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज को भी मैं मेंशन कर सकता हूं। तो मेन ऑब्जेक्ट बताया है एंड उसके साथ साथ अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी भी बताना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कौन से पर्पस के लिए आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। आगे बढ़े। उसके बाद क्या है? लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी मतलब जितने भी शेयर होल्डर हैं उनका कितना कितना लाइबिलिटी, कितना कितना दायित्व रहेगा टुवर्ड्स द डेट्स ऑफ द कंपनी। इन केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, अगर वो कंपनी जो गारंटी से लिमिटेड है तो जितने की गारंटी मेंबर्स ने ली है उतनी ही लाइबिलिटी होगी। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने बोला इस कंपनी की मैं 1 करोड़ की गारंटी लेता हूं, तो 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे को चुकाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। जितने की गारंटी ली है उतनी की ही लाइबिलिटी होगी। दिस क्लॉज विल ऑल्सो स्टेट द अमाउंट विच एवरी मेंबर अंडरटेक्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। यहां पर यह भी मेंशन होगा कि जब भी बिजनेस बंद किया जाएगा, वाइंड अप किया जाएगा, तो जितने भी मेंबर्स हैं वो कितना कितना पैसा अपनी तरफ से कंपनी को देंगे टू मीट इट्स लाइबिलिटी। अब आते हैं कैपिटल क्लॉज के ऊपर। द क्लॉज स्टेट्स टोटल अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विद विच अ कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। मतलब कितने पैसों से आप कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं उसकी जानकारी कैपिटल क्लॉज में मेंशन्ड है। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लॉज। ये क्या है? दिस क्लॉज कंटेन्स द फुल नेम, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेसेस ऑफ द सब्सक्राइबर्स to the memorandum. The subscribers make declaration under their signatures duly attested by witness that they desire to form into a company. Subscription और association clause में आसान भाषा में जितने भी मेंबर हैं कंपनी के उनकी बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन्ड रहेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहां तक थी बात अभी तक MOA की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। अब हम बढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर। चलें बढ़े। चलो भैया, अगले किरदार जो है हमारे बीच में जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आओ जरा देखा जाता है। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओहो, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स। डेट, अब अफेयर्स सुन के तुम कुछ और ही समझ रहे हो, मुझे पता है, वो नहीं है भाई, इधर वाली बात है। अफेयर्स मतलब काम, ठीक है ना। दे डिफाइन द राइट्स, powers and duties of the management, the mode and the manner in which the business of the company is to be carried on, and the manner in which changes in the internal regulation of the company may be made from time to time. तो बिजनेस में क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, किसके पास कितनी पावर है, इसके बारे में जिक्र लिखा होगा AOA के अंदर, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहली बात है, पहला पॉइंट है अडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स।
मतलब बिजनेस को स्टैब्लिश करने से पहले कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसको अडॉप्ट करना। दूसरा, नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हैं किसके पास हैं। तीसरा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स किसको देने हैं। कॉल्स ऑन शेयर्स, मतलब शेयर्स के ड्यू पैसे मांगना। लियन ऑन शेयर्स, मतलब सिक्योरिटी की बात है। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ऑल्टरनेशन ऑफ शेयर कैपिटल, फॉरफीचर, री इशू, मतलब शेयर से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मेंशन्ड होगी। और भी बातें हैं जैसे शेयर सर्टिफिकेट क्या है, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, मीटिंग, वोटिंग राइट्स, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, बोरोइंग, डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट प्रोसीजर, सील ऑफ द कंपनी, ये सारे जिक्र यहां पर मेंशन्ड होते हैं एओए के अंदर। अच्छी बात है, डिस्टिंक्शन बिटवीन एमओए और एओए इज नॉट इन सिलेबस। इसको एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा, आप भी लोग मुझे एक बार बता देना। वैसे जहां तक मुझे पता है दिस इज नॉट इन सिलेबस। रुको, मैं 1 मिनट का समय दो तो मैं तुमको बता ही देता हूं। ऐसी भी क्या बात है मेरी जान, तुरंत के तुरंत बता देता हूं। ला 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 है भाई, डिस्टिंक्शन बिटवीन एमओए एंड एओए इज देयर इन द सिलेबस। सॉरी, इट्स देयर इन द सिलेबस। ये सिलेबस में दे रखा है, मैंने इसको सबसे एंड में कराया है। मैं आपको एक टेबल फॉर्मेट का दे दूंगा, उससे आप देखकर इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इट इज वेरी मच देयर इन द सिलेबस, ठीक है ना भाई। चले आगे बढ़े, अगले टॉपिक पर आ जाएं। अगला टॉपिक है हमारा प्रोस्पेक्टस क्या है, जिसकी बारे में बात हम डिस्कस कर रहे थे। प्रोस्पेक्टस क्या है? द टर्म प्रोस्पेक्टस हैज बीन डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट एज एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स इनवाइटिंग ऑफर्स। ओ माय गॉड, इतना इंग्लिश। अरे प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कब कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करने वाली है, कब कौन सी कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिलीज करने वाली है। मतलब कंपनी में होने वाली हर एक इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन्ड होती है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट देयर इन द सिलेबस। ये एकदम बढ़िया चीज है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना भैया। इसके सिर्फ मीनिंग और कंटेंट्स ही सिलेबस में है, तो ये नॉट इन सिलेबस है। यही मेरा फेवरेट टॉपिक है सर, मजा आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस इज वेरी मच देयर इन द सिलेबस। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या होगा? नेम ऑफ द कंपनी का जिक्र होगा, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा होगा, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब किस तरह का बिजनेस करेगी कंपनी वो लिखा होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी मतलब कितना ओन्ड फंड है, कितना बोरोड फंड है ये लिखा होगा, हिस्ट्री ऑफ द कंपनी पास्ट में क्या क्या किया है कंपनी ने, पर्टिकुलर्स अबाउट द अंडर राइटर्स, ऑडिटर्स, ब्रोकर्स, बैंकर्स, कौन कौन है इनके अंडर राइटर, कौन कौन ब्रोकर है, कौन कौन बैंकर है, मतलब कहाँ कहाँ खाते हैं, ये सारे जिक्र प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होंगे। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट्स बताया होगा, टर्म्स ऑफ प्रेजेंट इशू बताया होगा कि हम कैसे शेयर्स मार्केट में इशू करने वाले हैं, डेट्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट मतलब कंपनी ने अपने शेयर्स मार्केट में बेचना चाहे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, लेट्स से 1 दिसंबर से, तो 1 दिसंबर से लेकर कितने दिनों के अंदर लोग आपके शेयर्स को अवेल कर सकते हैं। नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज जहां पर आप इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, चाहे वो एनएसई हो चाहे वो बीएसई हो। इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी बिजनेस किसी फर्म के साथ किया है तो उसके जिक्र होंगे। कंटिंजेंट एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज, कितनी लाइबिलिटीज हैं कंपनी की वो मेंशन होगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंशन होगा, कंसेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल एंड बहुत सारी बातें इसके अंदर मेंशन होगी। कोई भी 4 से 5 बातें आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है ना। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, स्किप करो। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, स्किप करो। और आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो है हमारा स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कभी कभी प्रोस्पेक्टस इशू ना करके एक कंपनी जिनको शेयर्स मार्केट में नहीं इशू करना होगा वो एक और डॉक्यूमेंट रेज करते हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आओ देखो, a public company having share capital need not file and publish a prospectus if it wants to raise its capital privately without public notice. लेट्स से मेरी कंपनी है, मैं अपने शेयर्स को मार्केट में इशू नहीं करना चाहता हूं, तो मैं इन शेयर्स को प्राइवेटली बेचना चाहता हूं, तब मुझे प्रोस्पेक्टस इशू ना करके कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। In such a case, it must file a statement in lieu of prospected with the registrar of companies at least 3 days before the allotment of shares. 3 दिन पहले आपको ये डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है। सब बच्चों को समझ में आया? मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज अगेन नॉट देयर इन द सिलेबस, तो बल्ले बल्ले है भाई और शावा शावा है। क्या बात है मेरी जान, अब तो हम लोगों ने लगभग ये टॉपिक खत्म ही कर दिया है। चले चले चले
then again minimum subscription is not there, scanning the prospectus is not there in the syllabus, और अब बस एक टॉपिक बचा है जो है डिफरेंस, आओ जरा वो भी पढ़ते हैं। सो बच्चे पार्टी, हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं जो कि है डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA। आओ जरा ये भी फटाफट कर लेते हैं। MOA में क्या बताया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी डिफाइंस इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स, वेयर एज AOA में क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। MOA में क्या होता है? एवरी कंपनी मस्ट प्रिपेयर इट एंड फाइल इट, और AOA क्या होता है? अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स में अडॉप्ट टेबल ए, एक प्रिस्क्राइब टेबल बता रखी है, वही अडॉप्ट करना होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी को। प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी कर सकती है। पर्पस होता है जब टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ द कंपनी, और यहां पर बात की है रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये काफी रिलेटेबल पॉइंट यहां पर रिपीटेड दे रखता है। फिर क्या स्टेटस क्या है? मेन डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये MOA को हेल्प करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह एक्ट करता है AOA। फिर प्रोविजंस मस्ट नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के विपरीत कुछ भी नहीं होना चाहिए, एंड मस्ट नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द कंपनीज एक्ट, ये तो सिमिलर बात यहां पर लिखी हुई है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इट रेगुलेट्स द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर, और ये होता है इंटरनल मेंबर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑल्टरेशन इसके अंदर डिफिकल्ट होता है करना, AOA में ईजी होता है करना। फिर लीगल इफेक्ट्स, इसके बियॉन्ड अगर कंपनी कुछ भी काम करती है तो वो लीगली वैलिड नहीं है, और यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर हम चीजें चेंज कर सकते हैं। तो इतनी सी बात आपको प्रिपेयर करके रखनी है, एंड दिस इज डन। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझको फॉलो कर सकते हैं, मेरा चैनल है शुभम जगदीश। सो दिस इज इट फॉर योर 11th का चैप्टर नंबर 9 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। मिलते हैं बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, विश यू लक।